हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो हमारे मानस को जिसने झकझोर दिया है, जिसने हमारे विश्वास को, जिसने हमारे उस दंभ को, अभिमान को, गर्व को झकझोर दिया है, जिस पर अब तक हम अति विश्वास करते रहे। हमने पिछले कुछ दशकों में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात करी, क्योंकि संचार के साधन और ट्रांसपोर्ट के साधन इतने अधिक उपलब्ध हुए और इतने कम दरों में उपलब्ध हुए कि हम यह भूल गए कि यदि यह बंद हुआ तो हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। क्योंकि यह घटना कतिपय कारणों से एकाएक आई, इसलिए इस बीमारी से जूझने के उपाय भी अलग अलग तरीकों से अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में सामने आए। हमारे सामने उदाहरण इटली का है, जहां पर लगता है जैसे इस बीमारी का उन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया और उसका दुष्प्रभाव उन्होंने भी झेला और बाकियों को भी झेलने पर मजबूर हुआ। हमारे सामने उदाहरण है इटली का। विशेष रूप से मैं पुनः उदाहरण देता हूं, क्योंकि इटली की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व की श्रेष्ठतम स्वास्थ्य व्यवस्था कहा जाता था। दूसरे नंबर पर जिस स्वास्थ्य व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था वो अमेरिका की थी। वहां भी जो हुआ और जो हो रहा है वो हमारे सामने है। इसी प्रकार के उदाहरण यूरोप के अन्य देशों में भी सामने आते हैं, और सामने आते हैं विकासशील देश जैसे भारत, जहां इसका प्रारंभ हुआ, जहां से ये स्प्रेड हुआ। चीन, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, रूस और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। मैं इनके उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इन देशों में कोरोना से संघर्ष करने की नीतियां जिन्होंने बनाई, जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। आज पूरे विश्व में न्यूजीलैंड की तारीफ होती है, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना को नियंत्रित न्यूजीलैंड ने किया वो सचमुच अद्भुत है। तो क्या हम यह माने कि बीमारी जिसके मेडिकल अप्रोच एक तरफ है, हमारे सामने एक बहुत ही स्ट्रांग पॉलिसी अप्रोच भी होनी चाहिए। इसीलिए यह विषय मैंने चुना कि जब इस प्रकार की आपदाएं आती हैं तो हमारे सामने बहुत सारे गवर्नेंस के इशू भी आते हैं, क्योंकि ये गवर्नेंस है जिसके माध्यम से हम इस बीमारी पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल होंगे या विफल होंगे। अब इसकी सारी जिम्मेदारियां जिस प्रकार हम देखते हैं, मैं भारत का उदाहरण देना चाहूंगा कि इसकी एक चरण की लड़ाई भारत ने बड़ी सफलता से उसका सामना किया। मृत्यु दर को 3% से नीचे रखने में सफल हुए। अब दूसरा चरण इसका आ गया है, जब ये हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने की स्थिति में आ गया है, और साथ साथ इस स्थिति में आ गया है विशेष रूप से इस कारण कि भारी संख्या में जो लोग कामकाज के सिलसिले में अनेक राज्यों के अनेक शहरों में बसे हुए थे, वे सब काम न होने के कारण, भूखमरी के कारण, समस्याओं के कारण अपने अपने घरों को जाने पर विवश हुए, और वह विवशता ने एक मास एक्सोडस का जैसे रूप इख्तियार किया। विशेष रूप से आप देख सकते हैं कि रेलवे के प्रयास, एयरलाइंस के प्रयास, इन तमाम प्रयासों के बाद लगभग 1 करोड़ लोग वापस इधर उधर हुए, और ये उस पीरियड ऑफ लॉकडाउन में ही हुए जिसमें हम चाहते नहीं थे कि कोई अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघे। लेकिन कोई चारा नहीं था, इसलिए नियंत्रित रूप से उन लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने की
एक विशद व्यवस्था भारतीय रेलवे ने और भारत सरकार ने अनेक माध्यमों से की। अब हमारे सामने एक समस्या तो यह है कि पूरे वैश्विक धरातल पर यदि देखें तो जो सबसे सीरियस इश्यू मुझे लगता है वो क्वालिटी गवर्नेंस का ही है। उसका एक कारण है, एक हमने वैश्विक बॉडी बनाई थी जिसको हम WHO के नाम से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, हम सब उसके सिग्नेटरी थे। लेकिन हमने पाया कि WHO अपनी जिम्मेदारी को पूरी सक्षमता से और पूरी ईमानदारी से निभाने में सफल नहीं रहा, जिसका दुष्प्रभाव कई देशों को झेलना पड़ा। आज भी WHO ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड कराने में सफल नहीं है, और उसका एक और प्रभाव सामने आया कि अमेरिका एक बड़ा शिकार बना कोरोना का, और उसने WHO को ब्लेम किया, और ब्लेम करने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने उनकी सहायता धनराशि देना बंद किया, और अब उन्होंने ये कहा है कि वे अपनी सदस्यता के बारे में भी विचार कर रहे हैं और संभवतः WHO से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि WHO अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सफल नहीं रहा है, बावजूद इसके कि अमेरिका उसका सबसे बड़ा आर्थिक संबल रहा है। हमने सामने देखा कि जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस चीज की घोषणा की, उसके तुरंत रिएक्शन में चीन के प्रेसिडेंट ने $2 मिलियन का तुरंत विशेष अनुदान WHO के लिए स्वीकृत कर दिया, और उन्होंने और बहुत सारी सुविधाएं अन्य देशों के लिए देने की व्यवस्था स्वीकृत की। अब यह राजनीतिक है, प्रशासनिक है, सोची समझी रणनीति के तहत है, ऐसा लगता है। अब हमका सामने ये है कि हम आगे क्या करें, कैसे अपनी पॉलिसीज बनाएं, उनकी क्या प्राथमिकताएं हों। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते और पॉलिसी के स्टूडेंट होने के नाते ये हमारी आपकी साझा जिम्मेदारी है कि हम इसमें अपनी एनालिसिस करें, अपना मत बनाएं और अपना मत स्पष्ट भी करें। सबसे पहले देशिक स्तर पर हम कहेंगे कि एपिडेमिक प्रिवेंशन और कंट्रोल को एक सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये सबकी साझा जिम्मेदारी है। हमें दिखता है कि कुछ देश लॉकडाउन को खत्म कर जल्दी से जल्दी आर्थिक गतिविधियों में जाना चाहते हैं, कुछ लॉकडाउन कर पाने में ही सफल नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं, ये बीमारियां राष्ट्रीय बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करती हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि हम एपिडेमिक प्रिवेंशन और कंट्रोल को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। दूसरा, ये चाइना और WHO की जो रिस्पॉन्सेस हैं with regard to expansion और spread of कोरोना, उनका एक रिव्यू होना ही चाहिए, और यह निरपेक्ष, स्वतंत्र और विशद रिव्यू होना चाहिए, जिससे हम कम से कम, जिम्मेदारियां फिक्स करना एक अलग चीज है, लेकिन आगे के लिए, भविष्य के लिए हम एक ऐसे मैकेनिज्म बनाने में सफल हों जिससे कभी भी ऐसी समस्या पर सूचनाओं के अभाव में उसका शिकार बनना न पड़े। उसी से हम बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाल पाएंगे, उसी से हम एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट बना पाएंगे। ये सभी हम तब कर पाएंगे जब हम इन चीजों पे ऊपर एक विशद विवेचन कर डालें। इस विशद विवेचन के बाद ही हम सफल हो पाएंगे यह जान पाने में कि हमें अब करना क्या है। तीसरी बात यह है, यहां बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि जब कभी भी कोविड-19 की वैक्सीन बन पाए, उसकी उपलब्धता समूचे विश्व को होनी चाहिए। ये आवश्यक है, अन्यथा
समूचा विश्व इससे प्रभावित होगा, ये बच नहीं पाएगा। इसमें हम यदि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सारे प्रावधान लगाते रहेंगे और पेटेंट कराने में और पैसा कमाने में लगे रहेंगे, तो ये बीमारी हमारी जानें लेती रहेगी। चौथी बात ये भी है कि अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि क्या वाइल्ड एनिमल्स का भोजन के लिए उपयोग होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि पूरी दुनिया में कंजम्पशन और ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर क्लैंप डाउन होना चाहिए, टोटल बैन होना चाहिए। ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि इन्फेक्शंस और डिजीज जो आज की तारीख में आ रहे हैं, उनमें से 2/3 इन्फेक्शंस हमारी वाइल्ड लाइफ से ही आते हैं। जो हमने अपने नेचुरल हैबिटाट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन किया है, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान किया है, उन सब से ये वाइल्ड एनिमल से ही निकलने वाले वायरसेस हमें आज हमको हमारा स्थान दिखा रहे हैं। तो भारत सरकार को, भारत को हमको ये अवसर के रूप में लेना चाहिए कि हमें, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, उनके भाषणों में ये बात आई कि ये ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका ग्लोबल सोल्यूशन चाहिए। जिस किसी को मिले वो पूरे ग्लोब के साथ इसे शेयर करे, ये वांछित ही नहीं है, आवश्यक है। अब आते हैं इसके दूसरे पक्ष की ओर। जिस प्रकार कोरोना वायरस फैला और उसने जिस प्रकार का आतंक हमारे मनोमस्तिष्क पर बैठाला, जिस प्रकार की रिएक्शंस विभिन्न सरकारों ने की, उससे एक बात तो स्पष्ट है, एक पॉलिसी इशू तो बहुत स्पष्ट है कि क्राइसिस गवर्नेंस में संचार या कम्युनिकेशन उसका सर्वोच्च। सबसे पहली जो बात मैं कह रहा था कि हमें नेशनल रिस्पांस का एक सेट और नेशनल स्ट्रेटजीज का एक सेट तैयार करना होगा, और वो एक सेट और एक स्ट्रेटजी ये होगी जो हमें इस बात का एहसास भी दिला सके कि कोरोना वायरस अब कहीं जाने वाला नहीं है। ये अनावश्यक होगा कि हम कहें कि हम कोरोना से लड़कर जीतेंगे। कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। ये वायरस जो एक बार आ जाते हैं वे समाज में रहते हैं। हमें उनका मैनेजमेंट और उनका ट्रीटमेंट, दो चीजें करनी होंगी, और ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक होगा कि यथाशीघ्र हम इसका एक कोई टीका तैयार कर पाएं, तो वो उससे मानवता का काफी लाभ होगा, भला होगा। नहीं तो हम लोग इस बात को चिंतित हो सकेंगे कि अगर हमारे सही रेस्पॉन्सेस नहीं बने तो हमारा काम बढ़ा रहेगा, घटेगा नहीं। और इस रिएक्शन के लिए हमको बहुत आवश्यक है कि हम ये सोचें कि हमारी राष्ट्रीय नीति क्या होगी और हमारी अंतरराष्ट्रीय नीतियों के सापेक्ष क्या सिचुएशन रहेगी, ये भी हमें जानना है। इसके अलावा एक चीज और भी है कि हमें अब बड़ी संख्या में लोगों को इस बात से जागरूक करना ही होगा कि वे ये समझ सकें कि कोरोना एक ऐसा वायरस हमारे पास आया है जिसने हमारे चिंतन को भी मूल रूप से चेंज किया है, बदला है। और ये चिंतन का बदलना, मैं ये नहीं कहूंगा कि वांछित है, बट इसका समझना आवश्यक है। एक 205 देशों को जो बीमारी ग्रसित कर रही हो, तो इसका आकार और प्रकार विश्व युद्ध से भी बड़ा है। विश्व युद्ध कतिपय देशों ने लड़ा और जीता, ये एक ऐसी लड़ाई नहीं है, लेकिन ये एक तरह की रिवॉल्यूशन अवश्य है। और ये एक ऐसी रिवॉल्यूशन है जिसने हमारे ऊपर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी रूपों में चैलेंज किया है, उसके ऊपर आक्रमण किया है। हमने कभी नहीं सोचा होगा कि हम अपनी घर की चारदीवारी में 2 महीने तक
सिर्फ इसलिए बंद रहेंगे कि हम उस बीमारी से लड़ने की स्थिति में नहीं है, और हमें यह भी नहीं पता कि ये बीमारी कैसे बढ़ रही है, ये बीमारी ठीक कैसे होगी। हम एक तरह से हतप्रभ हैं, एक तरह से हतोत्साहित हैं, लेकिन हमने समाज की ताकत को इकट्ठा करके यह लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, और जिसकी सफलता आपके सामने है कि भारत में मृत्यु दर 3% से भी कम है। आज की तारीख में हम बहुत जल्दी, मुझे ये कहने में कोई हर्ष नहीं हो रहा है, लेकिन ये तथ्य है कि बहुत जल्दी हम 1 करोड़ की संख्या क्रॉस करने वाले हैं पूरे विश्व में, और बड़ी संख्या में लोग इससे हताहत भी हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई, और अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे ग्रसित हैं जो इलाज करवा रहे हैं। अब इससे हमने क्या सीखा? हमने पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से क्या सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हमारे सामने अब रणनीति बनाने का टाइम है। अब इस रणनीति को कैसे बनाएंगे? हमारी समस्या, मेरी समस्या एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी और एक लोक प्रशासन के विद्यार्थी के रूप में हमेशा ये रही है कि हम अपने सारे लेसन्स विकसित विश्व से सीखने का प्रयास करते हैं, और वो मूल्यहीन विकास लाने का प्रयास करते हैं जो भारत में असंभव है, और मैं कहता हूं अवांछित भी है। भारत मूल्यपरक देश है, भारत सांस्कृतिक देश है, भारत की विविधता, वैविध्य अद्भुत है। मैं उसको नेगेटिव नहीं मानता, सकारात्मक रूप में देखा जाए अद्भुत है भारत का वैविध्य। उनका रहन सहन, हमारा भोजन, हमारे वस्त्र, हमारी संस्कृतियां, हमारे सब कुछ अलग अलग है। तो एक आयातित नीति से हम कैसे उस चीज को ठीक कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं? तो भारत को अपनी नीतियां, अपनी स्ट्रेटजीज बनानी ही होंगी, और उस नीति में क्योंकि हमारे पास एक बड़ा जनमानस है, 130 करोड़ इन काउंटिंग पॉपुलेशन के साथ विश्व का केवल एक देश है जो लड़ रहा है, लेकिन वो लोकतंत्र नहीं है और वो वैविध्यपूर्ण भी नहीं। इसलिए हमें ये देखना होगा कि हम इतने बड़े देश में, इतनी विविधता वाले देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में हम इस लड़ाई को किस प्रकार लड़ें। इसलिए मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि इस लड़ाई को लड़ने में हमारी तीनों टियर की भूमिका महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण है। इसे यदि सक्सेसफुली लड़ा जाना है तो इसे पंचायत और शहरों के स्तर पर लड़ा जाना है। अभी जो हम नीतियां बना रहे हैं वे राष्ट्रीय और राज्य के स्तर की बन रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें स्थानीय स्तर पर जाकर ही इसका निदान ढूंढना होगा और उसका सलूशन वहीं मिलेगा। इस वाले डायरेक्शन में यदि आप देखें, जो अनलॉकडाउन 1 जिसको हम लोगों ने कहा है 1.0, उसमें विशेष रूप से लिखा गया है कि ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर लोकल लेवल पर कलेक्टर डिसाइड करता है तो वो अंतिम निर्णय होगा। और इससे भी नीचे बढ़ते हुए हमें इसे पंचायतों तक ले जाना होगा, हमें इसे वार्ड्स तक ले जाना होगा, और इन सभी को इस रणनीति का हिस्सा बनाना होगा। ये केवल दर्शक नहीं रह सकते। इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने डेवलप किया है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो डेवलप किया है, उसकी भूमिका के बगैर हम ये संभव नहीं कर सकते कि किसी भी बड़ी बीमारी को या किसी भी बड़ी आपदा को ऐसे लड़ा जा सके। हम लोगों ने एक पहले पेपर भी लिखा था जिसमें हमने ये बात भी कही थी कि जब हम एनडीआरएफ की बात करते हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ की बात करते हैं, उन टीमों की बात करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी आपदाओं की संघर्ष पे हमारा साथ देते हैं, हमें स्थानीय स्तर पर भी ऐसी इकाइयां आवश्यक हैं, क्योंकि स्थानीय आपदा छोटी ही सही प्रभाव वही देती है जो कि राष्ट्रीय आपदा बड़े क्षेत्र में देती है। इसी प्रकार जब कोरोना की हम बात करते हैं तो आज की तारीख में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा काम हमारे सामने है कि हम उस लोएस्ट लेवल पर, गांव के स्तर पर
इस लड़ाई को लड़ने की रणनीति बनाने और उसका वहां पर क्रियान्वयन करना प्रारंभ करें। उदाहरण के लिए हमारी पीएचसी, हर पीएचसी को किसी भी आपदा के लिए तैयार होना होगा। और मैं मानता हूं कि अगर इन्वेस्टमेंट होना है और अगर इन्वेस्टमेंट करना है और अगर हमारे पास उस तरह की धनराशि उपलब्ध है तो मैं चाहूंगा कि बाकी सब चीजों को छोड़कर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ को वर्ल्ड क्लास बनाना हो। हम बड़ी जनसंख्या है, हमारी एक एक पीएचसी पर उतने लोगों को चिकित्सा की आवश्यकता है जितने किसी बड़े शहर को किसी बड़े देश को आवश्यकता होती है, और उसे स्थानीय स्तर पर होना ही चाहिए। हम 50,000 60,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉर्पस लगाकर जरूरत पड़े तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिले हुए पैसों को लगाकर, जरूरत पड़े तो कॉर्पोरेट से पैसे लेकर, प्राइवेट हैंड से पैसे लेकर अपने गांव के स्तर के सीएचसी और पीएचसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए संकल्पित होने चाहिए। भारत के प्रत्येक व्यक्ति का वही अधिकार है अपने स्वास्थ्य पर जो किसी बड़े मेगा सिटी में बैठे हुए सबसे अमीर आदमी पर। और इसलिए स्थानीय स्तर पर यह कार्य होना अत्यंत आवश्यक है। एक और जो आवश्यक चीज है वो है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की इस प्रकार की बीमारी में भूमिका, ये केवल डब्ल्यूएचओ के बाद नहीं है। डब्ल्यूएचओ का इतना बड़ा मैंडेट भी नहीं है कि जिसे उस तरह से किया जा सके। हमने देखा कि ये बीमारी के लेवल्स हैं, बताया गया कि युवाओं में कम होगी, वृद्धों में ज्यादा होगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस वृद्धों के लिए काम कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, उन सबको एक साथ समाहित होकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ना चाहिए और भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी आपदा के खिलाफ तैयार रहना चाहिए। ये आवश्यक रणनीति है। इसी प्रकार भारत के संदर्भ में यह अत्यंत आवश्यक है कि समाज के स्तर पर होने वाले प्रभावों का नियमित अध्ययन भी हो और उस स्तर पर जाकर भी हम इस चीज को इंप्लीमेंट करें। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, भारत एक सामाजिक प्राणी देश है, फैमिली ओरिएंटेड है, सोसाइटी ओरिएंटेड है। हम उसके डिविजन्स पर ज्यादा लिखते हैं, उसके यूनिफिकेशंस पर कम लिखते हैं। ज्यादा लेख इस बात पर ले जाते हैं कि भारत का समाज कैसे बटा है, कम लेख इस पर लिखे जाते हैं कि भारत का समाज इन सभी तथाकथित बंटवारों के बावजूद भी कितना गजब का यूनिफाइड है। और उस यूनिफिकेशन की वर्च्यू को हमने बिल्कुल नकार दिया। उस वर्च्यू को समाज के अंदर से निकालना है, समाज के उन पहलुओं को, उन पक्षों को, उन संगठनों को सामने लाना है जो इस बंटवारे की राजनीति से ऊपर उठकर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका सहयोग करना होगा। ये एक सोची समझी रणनीति होनी चाहिए, खुलेआम रणनीति होनी चाहिए। हमें इसका कोई अंतर नहीं होना चाहिए कि वो रणनीति वो संगठन कहाँ काम कर रहा है। उसके लिए हम ये कोई ब्लेम न करते घूमे कि ये हिंदूवादी है, वो इस्लामवादी है, वो फलानावादी है, फलानावादी है। ये बेकार की झगड़े हैं, ये सब राजनीतिक कारणों से बनाए हुए झगड़े हैं। इनका समाज के लिए कोई योगदान नहीं है। आज की तारीख में जब पैंडेमिक फैला हुआ है, आप देख सकते हैं कि किसी भी गुरुद्वारे ने अपने लंगर को बंद नहीं किया और किसी के लिए बंद नहीं किया। हमें ये वर्च्यू चाहिए और ये वर्च्यू को उन तथाकथित कमियों के ऊपर जाकर प्रोजेक्ट करना होगा कि भारत की एकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के तथाकथित मतभेद जो है वे बड़े सुपरफिशियल हैं। इस पर काम करने की महती आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। एक चीज और भी मैंने नजर की इस पूरे पैंडेमिक के फेज में, आपने देखी होगी कि तथाकथित मीडिया, विशेष रूप से सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स जो है, उन्होंने बड़ी सार्थक भूमिका नहीं निभाई। मुझे लगता है कि अब इनके मैच्योर होने का समय आ गया है और अब हमारे भी मैच्योर होने का समय आ गया है। सोशल मीडिया को अपने ऊपर रेगुलेशन करने की खुद कोई मैकेनिज्म बना लेनी चाहिए। अगर वो नहीं बनाएगी
तो उसे समाज को बनाना पड़ेगा या सरकार को बनाना पड़ेगा। और ये इसलिए कहना आवश्यक है कि जब अनवेरिफाइड फैक्ट्स, जिनको हम कहते हैं अनवेरिफाइड फीचर्स हैं, ऐसी तमाम सारी झूठी सच्ची खबरों को मसाला लगाकर पेश किया जाता है, तो समाज के अंदर विद्वेष बढ़ता है, समाज का मनोबल घटता है, और इन चीजों को हमें प्रश्रय बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। लेकिन हम इंडिविजुअल्स पर छोड़ने की जगह पर ये बात समझते हैं कि यदि या तो सोशल मीडिया को अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी स्वयं बना लेना चाहिए, जिस प्रकार प्रेस काउंसिल की तरह, और अन्यथा की अवस्था में फिर सरकार को भी इस दिशा में सोचना होगा कि वे क्या चीज परोसे क्या न परोसे। आप जानते हैं चीन में फेसबुक नहीं देखा जा सकता, ये सरकार ने डिसाइड किया है कि ये नहीं देखा जा सकता है। उनकी अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनकी वो मॉनिटरिंग करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम उनकी अप्रोच करें, वो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन हमें जिम्मेदारी का एहसास तो स्वयं ही होना चाहिए कि हम उन लोगों को क्या कहें और क्या न कहें, और जो कह रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस इम्पैक्ट का इवैल्यूएशन भी करना चाहिए, तब जाकर उस कार्य को आगे बढ़ाएं। अन्यथा की अवस्था में मुझे लगता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने ज्यादा नुकसान किया है, फायदा कम किया है। इसके अतिरिक्त जिन मुद्दों पर हम विचार करना चाहेंगे वो एक हम लोगों का प्रिय विषय है, और जिसको मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि इस पैंडेमिक से जूझने का जो मादा भारत जैसे विशाल लोकतंत्र ने दिखाया है, वैसा मादा किसी अन्य देश को दिखाने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। और जैसा मादा इस विशाल देश की लोकतंत्र में समाज ने दिखाया है, वो भी अपने आप में अद्भुत है। वो ठीक है कि मीडिया का एक सेक्शन दूसरे काम में व्यस्त है, वो अलग बात है, लेकिन आप इसके प्रभाव अन्य देशों में देख लीजिए। क्या समाज ने हमारे वही रिएक्शन दिया? नहीं। हमें डेमोक्रेसी के साथ कोविड-19 से लड़ने का जो अनुभव हुआ है, उसकी सारी शक्तियों को पहचानना और उसी के आधार पर भविष्य की रणनीतियों का निर्माण करना, भविष्य की नीतियों का निर्माण करना, यह शासन की जिम्मेदारी है। जो अब तक कॉलोनियल स्ट्रक्चर हमने चलाया है, वो हमारे बहुत काम का है नहीं। हमें उस कॉलोनियल स्ट्रक्चर से आगे बढ़ना होगा। भारत की जनता ने दिखा दिया कि वो सरकार पर भरोसा करती है। अब सरकार की बारी है कि वो ये दिखाए कि वो भी जनता पर उतना ही भरोसा करती है, और उन स्ट्रक्चर्स को, उन आर्काइक कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स को तोड़कर जनता के साथ मिलकर भागीदारी की भावना के साथ इस सरकार को, इस लोकतंत्र की नीतियों को आगे बढ़ाती है। बहुत सारे कानून इतने आर्काइक हैं इस देश में, जो कि ब्रिटिश पीरियड से बने हुए चले आ रहे हैं। उनके रिव्यू का टाइम आ गया है, और हमें इस काल में ये बात समझ में भी आई है कि उन्हें रिव्यू होना ही चाहिए। अविश्वास पर आधारित व्यवस्थाएं बहुत दूर चलती नहीं है, और यदि चलती हैं तो वे विकास की राह में रोड़े ही अटकाती हैं, वे विकास की राह को आसान नहीं बनाती। इसलिए इन अविश्वासी तत्वों को निराकरण करते हुए, लोगों के साथ जुड़ते हुए एक नई व्यवस्था का सृजन करना पोस्ट कोविड-19 का भी एक कार्य होगा। सिविल लिबर्टीज के इशू पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति हमारी मूल अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, लेकिन हर चीज की तरह सीमाओं का संज्ञान और उनका आदर, ये हमारी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अधिकार के साथ जिम्मेदारी का एहसास बराबर आवश्यक है। तो इसलिए अनियंत्रित, अमर्यादित यदि कोई चीज लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, तो वो उस अधिकार का भी हनन करती है जिस अधिकार के नाम पर हम ऐसा कर रहे हैं। इसलिए सिविल लिबर्टीज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है,
लिबर्टीज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ अब हम सभी को, शिक्षा जगत को इसकी विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए और सरकार को उनका सहयोग करना चाहिए कि हम उनको उनके उत्तरदायित्वों के प्रति भी उतना ही सचेत करें जितना सचेत उनके हम अधिकारों के प्रति उन्हें करते हैं। कोविड-19 के दौरान, अभी मैं पोस्ट कोविड की बात तो अभी सोच भी नहीं पाता, अभी पोस्ट कोविड जैसा कोई फिनोमिना नहीं होगा, हालांकि बहुत सारे लोग चर्चा में इसको ले आए हैं। हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारी नीतियों में वांछित बदलाव जो अभी हुए हैं क्राइसिस के दौरान, वे आगे नियमित रूप जाएं, ऐसा प्रयास हम सभी को करना चाहिए। एक बड़ा रेवोल्यूशन जिसको मैं कह सकता हूं, या बड़ी क्रांति जो इस पीरियड में आई है, वो ये भी आई है कि हमने पहली बार, हम प्रयास बहुत सालों से कर रहे थे, लेकिन पहली बार हमने ये देखा कि दवाओं को लेकर जो हमारा दुराग्रह था पहले कि केवल और केवल एक ब्रांड ऑफ मेडिसिन जिसे हम एलोपैथिक कहते हैं, उसी के पास ट्रीटमेंट है, बाकी सब व्यर्थ है। आज हम इस स्थिति में अवश्य आ गए हैं कि अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो एलोपैथिक में इम्यूनिटी बढ़ाने की गुंजाइश कम है, ज्यादा गुंजाइश आयुर्वेद और होम्योपैथिक में है। होम्योपैथिक की क्लेम, और बिल्कुल सही क्लेम, कि उनके पास कुछ इलाज भी है और उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। आज मैं बाजार गया हूं, मुझे पता है कि आर्सेनिक नाम की दवा जो होम्योपैथिक में अवेलेबल थी, आज की तारीख में वो शॉर्ट सप्लाई में चल रही है। लोगों ने बड़ी मात्रा में उसका उपयोग किया है और सफलतापूर्वक किया है। आयुर्वेद में दिए गए उपाय आज हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। और हाँ, और योग और प्राणायाम जिसको प्रोवाइड किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा, वे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। अर्थात पहली बार शायद समग्रता के साथ हम इस बात को समझने में सफल रहे हैं, या यूं कहें कि समझने का प्रयास किया है कि स्वास्थ्य आपके निरोग रहने को कह सकते हैं, आपके ठीक हो जाने को नहीं कह सकते हैं। बीमारी के बाद ठीक होना एक समस्या है, बीमार न होना एक बड़ी चीज है। और शायद हमने ये पहली बार सीख लिया है कि बीमार न होना बीमारी के इलाज से ज्यादा आवश्यक और वांछित है। ये पूरे विश्व ने धीरे धीरे सीखना होगा। ये शायद इस वक्त का संकल्प होना चाहिए कि हम निरोग रहना प्रारंभ करेंगे। भारत में स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तरीय बनाएंगे और हर व्यक्ति को अंत्योदय, हर व्यक्ति तक वह सुविधा समान रूप से उपलब्ध हो जाए, इस संकल्प के साथ हम अपनी नीतियों का निर्माण करेंगे। तब हम ये कह सकेंगे कि समाज सापेक्ष होते हुए सरकारों को अपनी नीतियों को इस प्रकार उन्मुख करना होगा कि समाज स्वयं जागृत हो और अपने आप को आगे बढ़ाने की व्यवस्थाओं पर चले। समाज, सरकारों को ये मौका है, ये अवसर है कि वो अपने ब्रिटिश कालीन सोच को और ब्रिटिश कालीन नीतियों को समाप्त करें, उनका रिव्यू करें और देखें कि इस समृद्ध समाज जिसने किसी भी क्राइसिस में हाथ बढ़ाकर साथ दिया है, उसके साथ बढ़कर वो नीतियां इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अब एक राजा प्रजा का जो संबंध है वो समाप्त होने का समय आ गया है, व्यावहारिक रूप से समाप्त होने का समय आ गया है। प्रजा ने दिखा दिया है कि उसकी शक्ति है, लेकिन सार्थक शक्ति है। इसलिए राजा को भी दिखाना होगा कि उसकी शक्ति है और वो सार्थक प्रजा उन्मुख शक्ति है। ये समय आ गया है। मुझे लगता है कि राजनीति शास्त्र के ये विद्यार्थी इस बात को समझेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि अब परिवर्तन के लिए माहौल बिल्कुल अनुकूल है। सरकार यदि चाहेगी तो इस समय परिवर्तन सापेक्ष होने में कोई कठिनाई नहीं होगी और इसके लिए शायद आने वाली पीढ़ियां भी उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगी।